औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेट है। दिस इज़ एक्चुअली द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट टाइम हमने नेज़ल कैविटी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। नेज़ल कैविटी आप जानते हो कि एक चैनल में ओपन होती है, उस चैनल को कहा जाता है फेरेंक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ईच नेज़ल कैविटी जो है वो डिवाइडेड हो जाती है इनटू 3 पैसेजेस, यानी टोटल पैसेजेस 6 हैं, और फेरेंक्स उसे चैनलाइजेशन करता है और चैनलाइजेशन करके उसे विंड पाइप तक पहुंचाता है, एयर को। दैट इज़ एक्चुअली द विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जा रहा है, यानी ये ट्रैकिया की विंड पाइप की ओपनिंग है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस। और आप देखें ग्लॉटिस से नीचे 2 स्ट्रेच्ड फाइबर्स हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स या साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया विच इज़ एक्चुअली लेरिंग्स। आप देखें मुकम्मल ट्रैकिया में आपको सी शेप्ड कार्टिलेज स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जिसे हम हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया बाइफरकेट होती है ब्रोंकस में। जब तक ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर नहीं होती हम उसे ब्रोंकस कह रहे होते हैं, और जैसे ही ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है हम उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। आप देखें इनटू द लंग्स, ब्रोंकाई जो है फर्दर जाकर डिवाइड एंड सब डिवाइड होती है और फाइनली एल्वियोलाई बनाती है। स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो होते हैं दीज आर स्पॉन्जी इन नेचर। और आप यहाँ पे गौर करें, ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है कि लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर, नेवर पुल और पुश द एयर इटसेल्फ। These are the muscles: diaphragm, phrenic muscles, intercostal muscle, external and internal, जो एयर को पुश एंड पुल करते हैं। लंग्स itself जो हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर हैं, जो डायफ्राम के ऊपर मौजूद होते हैं। लंग्स की तादाद इन थोरेसिक कैविटी, इन रिब केज, इन प्लेउरल कैविटी, इन चेस्ट कैविटी, सारी एक ही कॉमन टर्म्स हैं। उनमें लंग्स की तादाद 2 है। आप देखें यहाँ पे हमने 2 लंग्स को स्केच किया हुआ है। एक लंग, दिस इज़ एक्चुअली द लेफ्ट लंग्स विच हैव 2 लोब। तो इसके 2 लोब्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइडेड होती हैं, और दिस इज़ द राइट लंग्स, इसके 3 लोब्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फर्दर डिवीजन होती है। अगर हम गौर करें, एक लंग्स को हम स्केच करें यहाँ पे, दूसरा सेम ऐसे ही है, तो आप देखें कि यहाँ पे ये लंग्स हैं। इस लंग्स को यहाँ पे एक विसरल मेम्ब्रेन है, इस विसरल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, और ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये पायरेटल लेयर है, रेड कलर की विसरल लेयर है, और यहाँ पर इन पायरेटल और विसरल लेयर में ये जो मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूँ, दिस इज़ द प्लेउरल फ्लूइड। इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्लेउरा। और ऑन दिस बिहाफ मैंने यहाँ पे एक MCQ आपको रिकॉल कराया है। देखें UHS में अगर हम बात करें तो बुक के मुताबिक तो ये अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा सारी ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन अगर हम मोर सूटेबल की तरफ जाएं तो दैट प्लेउरा मेक अ प्लेउरल कैविटी, और इस प्लेउरल कैविटी के अंदर ये दोनों लंग्स मौजूद होते हैं। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेउरल फ्लूइड? प्लेउरल फ्लूइड का जो रोल है वो लुब्रिकेशन का है। आप देखें, लेट्स सी, दिस इज़ द रिब केज। इस रिब केज के साथ यहाँ पर पायरेटल लेयर अटैच है, दरमियान में लिक्विड आ जाता है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है अटैच है विसरल लेयर। अब जब रिब केज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो चेस्ट कैविटी पायरेटल लेयर को अपने साथ एक्सटेंड करती है, और ये जो फ्लूइड है इसमें लुब्रिकेशन होती है, जो विसरल लेयर को भी साथ साथ एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पे प्लेउरल फ्लूइड का जो रोल है वो लुब्रिकेशन का है। स्टूडेंट, फर्दर अगर हम इस एनाटॉमी को बेस बनाते हुए
स्टडी करें तो आप इस डायग्राम के ऊपर आ जाएं जो मैंने इनटू द लंग्स एंड आउट फ्रॉम द लंग्स स्केच किया है। ट्रैकिया के दो पार्ट्स होते हैं। आप देखें, दिस इज़ द अपर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है अपर पार्ट है। अपर पार्ट में जस्ट मैंने लैरिंक्स को शो किया है। और आप गौर करें, इस ट्रैकिया में विंड पाइप में सी शेप स्ट्रक्चर मैंने शो किए हैं। दिस इज़ द सी शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम सी शेप कार्टिलेज कहते हैं, जिसे हम हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं। ये हेलाइन कार्टिलेज का जो रोल है वो आप गौर करें, इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरी नेक के सामने ये कार्टिलेज आ जाती है। आउटर इन्वायरमेंट से बचाने के लिए ये सी शेप्ड कार्टिलेज है। अब देखें, अगर ये विंड पाइप है तो इसके पोस्टीरियर यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके पोस्टीरियर यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है। अब उसे फ्रंट के ऊपर फ्रंट साइड के ऊपर उसे प्रोटेक्शन चाहिए, लिहाजा यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज इसकी प्रोटेक्शन करती है। इसकी बैक साइड पर पोस्टीरियर पर डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम इसकी सपोर्ट में मौजूद है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सी शेप कार्टिलेज विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती, यानी आप ये कह सकते हैं कि सी शेप कार्टिलेज की वजह से जो ट्रैकिया है वो ओपन रहता है, इवन आफ्टर डेथ भी ये ओपन रहता है। यू कैन सी दिस इज द ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ब्रोंकस, और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि दैट एंटर इनटू लंग्स। जरा यहाँ पर देखिएगा, दैट्स एंटर इनटू लंग्स। अब जो लंग्स से बाहर एरिया है वो ब्रोंकस है, लंग्स में जो एंटर हो रही है वो ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई जिसमें सी शेप कार्टिलेज मौजूद हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई जिसमें सी शेप कार्टिलेज मौजूद हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई जो जिसमें रिड्यूस हो जाती हैं, इसमें आप कहेंगे सी शेप नहीं होती, इरेगुलर प्लेट्स होती हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जिनका साइज 1 मिलीमीटर है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये इरेगुलर प्लेट रिड्यूस हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में किसी किस्म की कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं होती। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ओपन होता है एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट में एयर सैक एंड एल्वियोलाई मौजूद होती हैं। फर्दर देखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक टेबल स्केच की हुई है। अगर आप इस टेबल की तरफ फोकस करें यहाँ पे, तो आप देखें पहला पॉइंट आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के पास सीलिएटेड एपिथेलियम एंड गोबलेट सेल दोनों मौजूद होते हैं। ट्रैकिया में सीलिया का रोल क्या होता है कि जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं या माइक्रोब्स, पैथोजेंस हैं, उन्हें बलगम की सूरत में दोबारा फेरिंक्स भेज दिया जाता है, जहाँ से वो डाइजेस्टिव कैविटी में चले जाते हैं और स्टमक की म्यूकस की लाइनिंग करते हैं। आप देखें ट्रैकिया के पास सी शेप कार्टिलेज है जिसे मैं हेलाइन कार्टिलेज कह रहा हूँ। ट्रैकिया के पास स्मूथ मसल मौजूद होते हैं, इनके पास इलास्टिक फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर भी मौजूद हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करें तो प्राइमरी ब्रोंकाई के पास भी सीलिएटेड एपिथेलियम मौजूद है और साथ में गोबलेट सेल भी मौजूद हैं। कार्टिलेज इसमें मौजूद है, सी शेप में है, स्मूथ मसल मौजूद हैं और कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर मौजूद हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई में भी सीलिएटेड एपिथेलियम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो कार्टिलेज है दैट टर्न इनटू इरेगुलर प्लेट्स, और स्मूथ मसल भी मौजूद हैं, कोलेजन फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर मौजूद होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, गोबलेट सेल मौजूद हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पर नहीं होती। आप नोट करें, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू योर एफएससी बुक कि ब्रोंक्यूल्स के पास कार्टिलेज नहीं होती। अगर तो टर्म यूज़ हो रही है ब्रोंक्यूल, तो ब्रोंक्यूल के पास कार्टिलेज नहीं होती। अगर टर्म यूज़ हो रही है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो रिड्यूस फॉर्म में इनके पास इरेगुलर प्लेट्स होती हैं। इनके पास स्मूथ मसल्स हैं, इनके पास कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एयर सैक, एल्वियोलाई, मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि ये रेस्पिरेटरी पैसेज हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के पास सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं है, अब टर्न हो गया स्क्यूमस एपिथेलियम में। इनके पास कार्टिलेज भी नहीं है,
इनके पास स्मूथ मसल भी मौजूद नहीं है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। एल्वुलर डक्ट के पास भी सेम आप देखें ये मौजूद नहीं है, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं। एयर सैक्स के पास भी आप देखें मौजूद नहीं है, बट हेयर यू कैन सी इलास्टिक फाइबर हैं। एल्वियोलाई के पास भी आप देखें कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सम इलास्टिक फाइबर मौजूद हैं। स्टूडेंट, अगर हम इन जनरल देखें तो एल्वियोलाई के पास एक्चुअली स्क्यूमस एपिथेलियम मौजूद होती है। स्क्यूमस एपिथेलियम एक लिक्विड बनाती है, उसे बोलते हैं सरफेक्टेंट। दैट सरफेक्टेंट एक्चुअली रिड्यूस द सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से एल्वियोलाई जो है वो इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते रहते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इन केस ऑफ द बर्ड्स उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा यूनिक टाइप का होता है। उनमें लंग्स से एक्सटेंशन निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ द एयर सैक्स, और ये एयर सैक्स बर्ड्स की बोन्स के अंदर, हैवी बोन्स के अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द फ्लाइट उनका वेट कम हो जाता है। टॉपिक की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। हेयर इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेटरी डिजीजेज क्या हैं, इधर ज़रा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। रेस्पिरेटरी डिजीजेज में सबसे पहले आ जाता है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। दिस इज़ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। प्री मैच्योर बर्थ यानी कि जेस्टेशन पीरियड बेबी का ओनली 7 मंथ है, ऐसे बेबी के एल्वियोलाई में सरफेक्टेंट मौजूद नहीं होते। अब आपको मैं बता चुका था कि सरफेक्टेंट तो एक ऐसा लिक्विड लेयर है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, तो लिहाजा एल्वियोलाई क्या हो जाएंगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी। दैट इज़ द डिसऑर्डर। उसके बाद हम आ जाते हैं लंग्स कैंसर पे। लंग्स कैंसर भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आ जाता है। आप देखें ये लोकल भी हो सकता है, डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है। इन केस ऑफ द लोकल आप देखें इन्वेजिनेशन आ रही हैं, बिनाइन ट्यूमर वगैरह, और डीलोकलाइज्ड में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में तो प्रोलिफरेशन है, मेटास्टेसिस करेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अदर पार्ट्स को भी डैमेज करेगा, और लंग्स के बकाया जो पार्ट्स हैं उनमें भी कैंसर काज करेगा। अब लंग्स कैंसर की रीज़न क्या है? पहली रीज़न म्यूकस लाइनिंग का डैमेज हो जाना। म्यूकस लाइनिंग एक्सपोज हो जाती है, और एक्सपोज होने के बाद यू नो कि वो लेयर तेज़ी से ट्यूमर में चेंज होना शुरू हो जाती है। इसका जो रीज़न है लंग्स कैंसर की वो स्मोकिंग है, एक्टिव स्मोकिंग भी और पैसिव स्मोकिंग भी। ऐसी स्मोकिंग जो कंजस्टेड एरिया के अंदर की जा रही है और वहाँ पर मौजूद लोग उस स्मोकिंग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो कि 90% पैसिव स्मोकिंग ही होती है, लोग सिगरेट पीते नहीं हैं, लेकिन एरिया ऐसा होता है जो स्मोकी है। तो टार में 10% मोर पॉल्यूटेंट हैं, एयर के अंदर मौजूद पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, और इसी तरह कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं। ये तमाम के तमाम म्यूकस लाइनिंग को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कैंसर। इसे कहा जाता है लंग्स कैंसर। फर्दर डिसऑर्डर को स्टूडेंट हम देखते हैं, मुझे ये रेस करना पड़ेगा। हेयर यू कैन सी हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट द एज़मा। इसे नॉर्मली एस्थमा पढ़ा जाता है, दिस इज द एज़मा। एज़मा की रीज़न क्या है? ओबियसली इरिटेशन है। किस से? पोलन से। किस से? स्पोर्स से। किस से? आप फर्दर डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, एंड अदर्स रीज़न भी हो सकती हैं जिससे पेशेंट इरिटेट हो रहा होता है और उसके ब्लड में हिस्टामीन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से एज़मा के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो स्लोली ब्रीदिंग पे आ जाता है, सफोकेशन हो जाती है। और ऐसे पेशेंट जो उनको इन्हेलर यूज़ करना पड़ते हैं अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन करने के लिए,
उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। कोलैप्स क्यों होना शुरू हो जाती है कि म्यूकस लाइनिंग जो थी वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी और म्यूकस जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर रुकावट बन जाती है। एज़मा के बाद म्यूकस रुकावट बनेगा तो एल्वियोलाई तक भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी नहीं होगा। एज़मा के बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं, दिस इज़ द एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आ जाता है, इसे हम स्मोकर कफ भी कहते हैं। इसकी जो प्योरली रीज़न होती है वो एक्स्ट्रा स्मोकिंग है। अभी मैं आपको बता चुका कि टोबैको के टार में 10% मोर पॉल्यूटेंट होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये क्या कर रही होती हैं, ये एल्वियोलाई को डैमेज कर देती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी एल्वियोलाई कैसे डैमेज होंगी। भाई अगर स्मोकर कफ में बार बार कफिंग होती रहेगी तो प्रेशर एक्सर्ट होगा एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से एल्वियोलाई और एयर सैक्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये इनलार्ज हो जाएंगे, इनका साइज़ बढ़ जाएगा। जब इनका साइज़ बढ़ जाएगा तो ये रिटेन रखेंगे किसे, डेड एयर को। अब आप देखें डेड एयर बॉडी के अंदर रिटेन है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है वेयर डेड एयर रिटेन, भाई रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में भी, एल्वियोलर डक्ट में भी, एयर सैक में भी, एल्वियोलाई में भी डेड एयर रहती है, एक्सचेंज नहीं होता फ्रेश एयर से, तो सिंपली ब्रीदिंग में रुकावट होती है, सफोकेशन हो जाती है, स्लोली ब्रीद होते हैं, प्रॉपर सांस नहीं आता। दिस इज़ द एम्फीसीमा। और लास्ट में मैं जिक्र करूँगा बेटा, दिस इज़ द ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज़ एक्चुअली द कंटेजियस डिसऑर्डर। ये एक कंटेजियस डिसऑर्डर है। आप जानते हैं कि कंटेजियस डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जो स्प्रेड होता है, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है, बट दिस इज़ क्योरेबल, लेकिन ये क्योरेबल है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, बल्कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस साइंटिफिक नेम है, दैट इन्फेक्ट द म्यूकस लेयर। इसने म्यूकस लेयर को इन्फेक्ट करना होता है, म्यूकस लेयर को डैमेज करना होता है, और इसी के इन्फेक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज होना शुरू हो जाती है, और मीनवाइल ये इन्फेक्शन एल्वियोलाई तक आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होती। तो स्टूडेंट ये आज आपका टॉपिक है जो आप लोगों को टीच किया गया। इसे ज़रा गौर से बुक को सामने रखते हुए आपने रीड करना है। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।